स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर वन पर। आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी सेशन में हम लोग फिजिक्स के इस समय लेसन 3 पर थे, जिसका नाम है गति, और हम लोग गति के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। गति के न्यूमेरिकल में हमने एक क्वेश्चन 8th क्वेश्चन जो छूट गया था हमसे, वो हम पहले आज डिस्कस करेंगे। 8 के बाद जस्ट 25 अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 8 के जस्ट बाद 25 आ जाएगा। 25 के बाद हम लगभग बाकी 32 तक सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने घंटा आ गया है, इस घंटे को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टन से बोलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए 7th आ गया होगा, सॉरी 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक लिफ्ट क्या है, नियत वेग से क्या कर रही है, नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मान लीजिए लिफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये लिफ्ट है और लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे की ओर उतर रही है। तो नीचे की ओर उतर रही है, इसका टेंशन ऊपर की ओर, mg किधर की ओर, नीचे की ओर, और इसका एक्सेलरेशन भी किधर की ओर, नीचे की ओर। इसका मतलब यहां पर जो काम कर रहा है वो इक्वेशन काम करेगा t बराबर mg प्लस ma। mg प्लस ma यानी जो इसके अंदर व्यक्ति है उसको जो त्वरण महसूस होगा वो क्या महसूस होगा, mg प्लस ma। तो देखिए इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, t बराबर mg प्लस ma। तो mg प्लस ma इन द सेंस यहां पर m कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a, यानी अब जो त्वरण हो जाएगा वो g प्लस a हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति इसके भीतर खड़ा और सिक्के को उछालता है तो उसका जो त्वरण होगा वो g से कुछ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके क्वेश्चन में है वो आंसर नंबर आपका बी वाला सही होगा, यानी g से कुछ ज्यादा। इसके बाद 25th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25th क्या कह रहा है, 25th नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है क्वेश्चन। 25th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को क्या करता है, छोड़ देता है, और वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी लगभग। यानी एक क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका दीवार है, यहाँ पर खिड़की है, और क्या है, एक बॉल को यहां से डाउन कराएगा। बॉल इस खिड़की को कितने समय में पार करेगा, ठीक है। अब ये 10 मीटर का है ये पूरी ऊंचाई, और ये खिड़की जो है 2 मीटर की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको टाइम निकालने का फार्मूला पता है, t बराबर क्या होता है 2h अपॉन g, ठीक है। t बराबर 2h अपॉन g। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम 10 मीटर गिरने में, यानी उस पर 10 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा वो निकालेंगे। फिर उसको 12 मीटर यानी खिड़की सहित 12 मीटर आने में कितना समय लगेगा। तो 10 मीटर में जो टाइम टेकन है इसको t माने तो यहां पर आ जाएगा √2 इंटू 10 बटा g का भी मान 10 हो जाएगा, तो यानी t1 आ जाएगा √2। और इसी प्रकार t2 बराबर यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 12 मीटर अपॉन 10, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा t2 बराबर √2.4, ठीक है। अब आपका यानी √2 और 2.4, अगर आप 2.4 का अंडर रूट मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। आइए हम निकाल कर देख लेते हैं 2.4 का अंडर रूट मान क्या आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, पहले यहाँ 2.4 का अंडर रूट मान निकालेंगे। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं ऐसे ही लिखा रख दीजिए, ठीक है। अब आप इसको अंडर रूट वैल्यू निकालते कैसे हैं, क्या तरीका होता है, तो जानिए। सबसे पहले इसको एक कम लेके जाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ 4 उतार लेंगे। 4 उतारने के बाद ऐसा टेबल पढ़िए कि 14 से ज्यादा ना जाए, लेकिन अब यहाँ पे तो 14 से ज्यादा चला ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 भी यहाँ से उतारेंगे, क्योंकि 2 अंक उतारते हैं। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 यानी 26, 36 और 6 दूनी 12, और 12 3 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 से ही लेके जाएंगे। यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 5, तो यहाँ आ जाएगा 125, और यहाँ बचेगा 15, और यहाँ कितना आ जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के कारण 2 जीरो आ जाएगा। अब हम यहाँ से लेके जाएंगे चौके, चौके लेके जाएंगे तो 4 चौक 16 और 3 चौक 12। अब इससे आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1.54। और बच्चे आप जानते हैं √2 का मान 1.41 होता है, और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और दोनों के बीच अब देखो 12 में चला गया समय ये है और 10 में चला गया समय ये है, तो आपको पता करना है कि 2 मीटर कितने समय में तय करेगा। तो 2 मीटर तय करने में आ जाएगा 1.54 माइनस 1.41, तो यहाँ आ जाएगा 3, 1 और 0, यानी 0.31 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? 13 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 25। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को हटाते ही अगला सवाल 26 आ जाएगा। बच्चों, अगर आपके आस पड़ोस में कोई यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता हो तो आप इस चैनल का नाम बता सकते हैं और वह उसमें आराम से घर बैठ करके पढ़ाई कर सकता है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, तो आप उसको सूचना दे सकते हैं। साथ में जो लोग एसएससी, रेलवे या लेखपाल बनने की इच्छा रखते हैं, यूपीपी में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्द ही, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, नया बैच हम स्टार्ट करेंगे, तो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए वो आपको सेंटर पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 26 क्या कहता है? 26 ये कह रहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी एक पिंड को ऊपर की ओर हमने क्या कर दिया? फेंक दिया। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर गई। अब क्या है? ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में t समय लगता है। मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई क्या है? h। कितना समय लगता है? t समय लगता है। ठीक है, सारे डेटा यहां पे लिखते चलिए। उसके बाद क्या है? उसे अधिकतम ऊंचाई से 3/4 के अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई के 3/4 तक जाने में अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लिया गया समय आपका t है, तो t बराबर होगा √2h/g। t बराबर √2h/g। अब बात आती है कि 3/4 जाने में कितना समय लगेगा। अगर आप देखो तो देखो पूरी ऊंचाई h है, तो हमको निकालना है 3/4 ऊंचाई। मान लो 3/4 h निकालना है, तो इसका मतलब बचा कितना? h/4 दूरी। बचा कितना? यहां पर मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट है, थोड़ा सा साफ करके बना दे रहे हैं, h/4 दूरी, यानी उसको h/4 दूरी नहीं जानी है, लेकिन 3h/4 दूरी जानी है। तो हम क्या करते हैं? h/4 दूरी जाने में कितना समय लगेगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो h/4 दूरी जाने में मान लीजिए t1 समय लगा, तो हम क्या करेंगे? यहां पे फार्मूले की जगह मान रखेंगे 2h/4/g, इसको काट देंगे। t1 बराबर यहां से आ जाएगा h/2g। h/ क्या आ जाएगा? 2g। अब बात आती है कि h दूरी जाने में t समय लगा, h/4 दूरी जाने में इतना लगा, तो इसका मतलब इनका अंतर कर दिया जाए तो वही समय कितना लगेगा? 3/4 दूरी जाने में। तो आप कहेंगे t माइनस t1, तो t माइनस t1 इन द सेंस 2h/g माइनस यहां से आ जाएगा h और यहां से आ जाएगा 2g। अगर आप यहां से कॉमन करना चाहें तो √h/g कॉमन कर सकते हैं। √h/g कॉमन करेंगे तो यहां आ जाएगा √2 और -1/√2। ठीक है, इसका उठा के मान रख दीजिएगा, तो यहां आ जाएगा h/g और √2 यानी 2 एकम 2 यानी 1 बटा कितना आ जाएगा? √2। ठीक है, 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 यहां पर आ गया। अब आप जानते हैं कि यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहें t को, तो t का मान देखिए, यहां समझिएगा, ये अलग है पार्ट और ये अलग है। सबसे पहले क्वेश्चन हटा लेते हैं, इधर आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले जानो t बराबर यहां पर लिखा है √2 इंटू √h/g, ये तो लिखा है, इसको लिख दें t √h/g। और हमको चाहिए क्या? हमको यहां पर √h/g का मान चाहिए, तो t माइनस t1
t माइनस t1 बराबर अंडर रूट एच जी इंटू 1/√2। और यहां से अगर मान रख दें तो यहां से आ जाएगा t/√2, t/√2 अपॉन 1/√2 गुणा हो जाएगा तो t/2, यानी 3/4 ऊंचाई तक जाने में उसको t/2 समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 26 के बाद, अच्छा अगर आपको नहीं समझ आया तो पहले एक बार और समझा देते हैं। देखिए इसमें समझना क्या है, जैसे आप पहले ही समझिए कि पूरी ऊंचाई हम मान लीजिए यहां तक वाली मान लेते हैं, जहां पर ये पिंड को जाना है, ये है हमारा पूरा h, ठीक है। और हमको पता क्या करना है कि 3/4 ऊंचाई जाने में कितना समय लगेगा, ठीक। 3/4, तो 3/4 लिख देते हैं। बचा कितना, 3/4 अगर चला गया तो h/4 बच गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, h/4 अगर बच जाता है तो अब हम करेंगे कि ऐसा कर लेते हैं कि h/4 जाने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या कहा कि पूरा अगर गए h ऊंचाई तक तो t समय लग रहा है, और h/4 जाने में मान लीजिए t1 समय लग रहा है, तो t1 ये निकाल लिया। अब 3/4 यानी 3/4 जाने में क्या लगेगा, पूरा माइनस h/4, तो पूरा माइनस h/4, टाइम हटा दिया और यहां से क्या किया, t के पदों में मान निकाल लिया रूट जी का, और उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, इसको हटाते ही आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल आपका क्या है, 27 नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आइए 27 नंबर हम पढ़ते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, एक पत्थर ऊंचाई h से गिराया जाता है, ठीक, यहां से गिराया जाता है, इसको h थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ऊंचाई h से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। उसी समय एक अन्य पत्थर फेंका जाता है जो 2h ऊंचाई तक पहुंचता है, ठीक है। यानी एक पत्थर और फेंक दीजिए जो कहां जा रहा है, 2h ऊंचाई जा रहा है। उम्मीद करते हैं क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं हमारी उम्मीद सही थी, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यार अब 2h समझ लीजिए, आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 2h ही गया। अब आगे देखते हैं, 2h तक पहुंचता है, दोनों पत्थर एक दूसरे से t समय के बाद गुजरेंगे जो बराबर है, ठीक है। यानी ये जो कार्य हो रहा है वो एक ही समय में हो रहा है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो पत्थर गिराया जा रहा है, ये पत्थर पृथ्वी पर कितने समय पहुंचेगा, ठीक है, कि इस पत्थर पृथ्वी पर कितने समय पहुंचेगा। तो चलिए अब हम क्या कहते हैं, माना t समय में जो नीचे की ओर गिराया गया पत्थर है, पहले पत्थर द्वारा चली गई दूरी h1, तो h1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ gt², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई पत्थर 2h ऊंचाई तक जा रहा है तो उसको कुछ प्रारंभिक वेग दिया जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे 2h ऊंचाई जाने वाले पत्थर को दिया जाने वाला प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh होता है, ठीक है। v², अब क्वेश्चन हटा देते हैं, इधर आ जाते हैं। v² पहले यहीं पर नीचे थोड़ा लिख लें, फिर उसके बाद v² u² 2gh। अब अगर वो हाईएस्ट पीक पर जाएगा तो वहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी v का मान क्या हो जाएगा, 0, v का मान 0 और g हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी यहां ये 0 और ये आ जाएगा u² माइनस 2g इंटू 2h। तो u बराबर यहां से आ जाएगा 4gh और यहां से u बराबर आएगा 2√gh, 2√gh आ जाएगा। ये इसके लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब आइए इधर आते देखते हैं, ये प्रारंभिक वेग
अब इस प्रारंभिक वेग को प्राप्त करके t समय में ये कितनी ऊंचाई पे जाएगा। तो t समय में दूसरे पत्थर द्वारा चली गई दूरी इसको मान लेते हैं h2 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, अब हम यहां से u का मान रख दें। u का मान क्या है हमारा, u का मान अगर यहां से रख दें तो चलिए यहां से अभी मान रखने से कोई फायदा नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये पत्थर नीचे आ रहा है, मान लो ये h1 है, कौन सा पत्थर, ये वाला, और ये वाला पत्थर ये वाला जो है ये ऊपर जा रहा है, यहां तक नीचे आया, और ये पत्थर h2 ऊपर गया। तो अब दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, h1 प्लस h2, यही हमारा बन जाएगी h। तो h1 जो है आपका वो था हाफ gt स्क्वायर, और h2 जो था आपका वो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ h आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि gt कट जाएगा, और यहां से आपका जो ut आ जाएगा ut बराबर h। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, यहां पे आपको निकालना है t टाइम, तो t बराबर यहां से आ जाएगा h अपॉन u, और u का मान देखिए भी आपने निकाला है वो आया है 2 अंडर रूट gh, तो रख दीजिए यहां से h का मान 2 अंडर रूट gh। अब आप जानते हैं कि हम अगर अंडर रूट ऊपर ले जाते हैं तो वो भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 1/2 h स्क्वायर, और यहां से gh, और ये h और यहां से स्क्वायर कट जाएगा, इसको अगर 2 को अंदर ले जाओगे तो यहां हो जाएगा h अपॉन 4g। तो जो लिया गया समय होगा मिलने का, यानी इस पत्थर द्वारा h2 दूरी तय करने में और इस पत्थर द्वारा h1 दूरी तय करने में जो समय होगा वो h और g के पदों में t बराबर अंडर रूट h अपॉन 4g होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पत्थर जो है वो नीचे गिराया गया, दूसरा पत्थर ऊपर फेंका गया, कंसेप्ट होता है, इसको पहले समझते। देखो पहले क्या हुआ कि t समय में ये पत्थर कितनी दूरी तय करेगा, ये पत्थर नीचे आना है, तो मान लेते h1 दूरी तय किया, तो h1 बराबर हाफ gt स्क्वायर। अब बात आती है कि अगर इसको 2h ऊंचाई जाना है इस वाले पत्थर को, तो इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे कि वो अंत में जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर फेंक देंगे तो वो ऊपर जाने के बाद रुक जाएगी, यानी अब वहां पर उसका वेग 0, तो वो अधिकतम कितना जाएगा, 2h जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर 2h पर उसका ये 0। अब इस 2h पर जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ पहले से गति देनी पड़ेगी, वो गति u है, वो हमने निकाल लिया क्या है ये। अब हमने क्या कहा, t समय में दूसरे पत्थर द्वारा, तो दूसरे पत्थर का हमको प्रारंभिक वेग पता था, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ut माइनस हाफ gt। क्यों माइनस हाफ gt, क्योंकि आप g जानते हैं नीचे की ओर कार्य करता है, लेकिन हम g के विपक्ष में जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पर आ गए। अब हमको पता चला कि इस पूरे दूरी में जो दूरी चली गई वो h है, तो h बराबर क्या आ गया, h1 प्लस h2 हो गया। अब हमने उठा के मान रख दिया, मान रखने पे हाफ gt कैंसिल हो गया, ut आ गया, u का मान उठा के रख दिया, और यहाँ से हमको टाइम मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, और सारे माध्यम आपको हम बार बार बता ही चुके हैं, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं 28वें नंबर सवाल की ओर। 28वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, आपका मात्र एक यही चैनल है जहां पर आपको अरिहंत की बुक के सारे सवाल के सॉल्व मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फायदा है। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ने से फायदा नहीं। जब आपके पास एक अच्छी जानकारी होगी, यानी कहने का मतलब आप अभी 30-32 सवाल प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, अब आपके उस एक्सरसाइज में 5 सवाल पूछ लिए गए, 4 सवाल पूछ लिए गए, 2 सवाल पूछ लिए गए, तो आप आराम से कर सकते हैं। और 5 सवाल अगर आपको किसी ने बता दिया, 2 सवाल बता दिया, तो क्या आपका बेड़ा पार हो जाएगा? वो तो आए हुए क्वेश्चन है, वो तो आपकी किताब में भी सॉल्विंग मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको साधारणतः आसानी सॉल्विंग नहीं मिलेंगे, और कुछ की सॉल्विंग मिलेगी भी तो उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा।
तो बेहतर यही होगा कि आप अच्छे से जरूर रीड करें पूरे वीडियो को। और बाकी टीचर्स आप पर लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, राघव सर मेहनत कर रहे हैं, सज्जाद सर मेहनत कर रहे हैं, मैनेजर सर मेहनत कर रहे हैं, हम तो लगे ही हुए हैं और आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए देख लेते हैं क्या है। गुरुत्व क्षेत्र में किसी ऊंचाई से एक गेंद विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अब क्या कह रहा है, विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करता है एट यू बराबर, बच्चों यहां पर दिया गया है 0, ठीक है। मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करता है, आधी ऊंचाई t समय में तय करता है। चलो यहां से है, इसको बना लिया जाए। ये मान लीजिए ये ऊंचाई h है और इसकी हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी h/2 हो जाएगी बच्चा, ठीक। और आधी डिस्टेंस फिर h/2, आधा आधा एक हो जाता है, ठीक। आधी डिस्टेंस जो टाइम ले रहा है वो t ले रहा है आधी दूरी तय करने में। उसके बाद कह रहा है इसके द्वारा शेष आधी दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक। तो चलिए आधी दूरी तय करने के लिए आप जानते हैं गति का प्रथम समीकरण देखते हैं, गति का द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण क्या कहता है, समीकरण कहता है कि भाई दूरी कितनी थी, आधी थी, ut। तो u का मान आप जानते हैं 0 है और नीचे आ रहा है तो g प्लस में होगा, हाफ g लिया गया टाइम t। आपने क्या देखा, नीचे h/2 और ये 2 कट गया, h बराबर क्या आ गया g, ठीक बच्चा। यानी इसने h दूरी जो अगर लेगा तो h दूरी का कितना लेगा, gt टाइम लेगा। अब मान लीजिए, अब देखिए कैसे करना है इसको। मान लीजिए पूरी दूरी चलने में लिया गया समय t1 तो t1 हो तो हम यहां से लिख दे रहे हैं t1 बराबर, ध्यान देना t1 तो आप क्या लिखेंगे, फिर गति के प्रथम समीकरण से, सॉरी द्वितीय समीकरण में h बराबर, यानी पूरी दूरी कितनी h u t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि प्रारंभिक वेग यहां पर क्या दिया है, 0 दिया है, तो h बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। और यहां से भी आपने बच्चों निकाला है h बराबर क्या, gt, यहां उठा के रख सकते हो, तो gt स्क्वायर बराबर हाफ gt स्क्वायर। और यहां g से g कैंसिल, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप देखिए t उधर चला जाएगा, t1 बराबर यहां से आ गया 2t और सॉरी t1 2t स्क्वायर और t1 बराबर रूट 2t आ गया। अब रूट 2t यहां से बच्चों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये जो पूरी दूरी चलने में कितना समय लग रहा है t1, वो क्या है रूट 2t के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बची दूरी कितना, तो इतनी दूरी में t और पूरी दूरी में रूट 2t, तो इसका मतलब इतनी दूरी के लिए कितना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे बची दूरी को पार करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, समय यहां से थोड़ा सा कवर कर दे रहे हैं, लिया गया समय हो जाएगा t1, यानी पूरी दूरी चलने में लिया गया समय और आधी दूरी में। तो पूरी दूरी में आपका क्या है रूट 2t है और आधी दूरी में t है, यहां से कॉमन कर देंगे तो रूट 2 - 1 dt। आपका जो ऑप्शन है वो है सी वाला सही। उम्मीद करते हैं सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझाया जाए। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक, अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है एक बार पुनः इसकी सवाल में बैक करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, आ चुका है अब तो। चलिए 28वें के बाद हम लोग चलते हैं 29वें सवाल।
29th क्वेश्चन क्या है? 29th क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? बच्चों आप जानते हैं A बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, समयांतराल। अब आपको पता है कि एक समान वेग से है तो वेग परिवर्तन यहाँ पर क्या है? शून्य है। तो वेग परिवर्तन अगर शून्य है तो किसी चीज का अगर मान शून्य, अगर किसी संख्या को भाग दिया जाएगा तो शून्य आ जाएगा, यानी जो त्वरण है वो आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। इसका मतलब 29 का जो ऑप्शन नंबर होगा बी वाला सही होगा। तो इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास अब लाइन से सवाल लगे होंगे। 29 के बाद लगे हैं 30, 31 और 32। चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 29 देख ही चुके हैं, अब आइए बढ़ते हैं 30 की ओर। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 30 नंबर कह रहा है एक पिंड एक समान त्वरण ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, यानी u बराबर 8 मीटर पर सेकंड गतिमान है। अब क्या है 4 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? आफ्टर क्वेश्चन ये तो आप लोग कर सकते थे। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं, जैसा कि जानते हैं 8 मीटर पर सेकंड है, त्वरण 2 है, 4 सेकंड के बाद पूछा गया है तो 8 और प्लस 8 हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 8 16 मीटर पर सेकंड। 30 के बाद अगले 31वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 31 नंबर आपके स्क्रीन पर दिया है, वो भी पढ़ लीजिए, आप लोग भी हम भी पढ़ते हैं। 31 नंबर एक गेंद भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। गेंद को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 सेकंड लगता है। अब आपसे क्या कह रहा है? ये मान लीजिए सरफेस है, 3 सेकंड लगता है। अब कह रहा है गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है। देखिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब आपसे कह रहा है भवन की ऊंचाई जान लीजिए। आप जानते हैं जब भी कोई गेंद को छत से गिराया जाएगा तो आप ut प्लस हाफ gt लगाइएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर u का मान 0 रखिए क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो यानी हाफ g 10 और t का मान कितना है? 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर यानी 2 पंचे 10 और 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 मीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा है? इनमें कोई है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 31 का क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 31 के बाद 32 क्वेश्चन। 32वां सवाल क्या है देख लेते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का भी आखिरी क्वेश्चन है। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा? प्रारंभिक वेग क्या होगा? मान लीजिए कि ये पत्थर यहाँ पर रखा है, यहाँ पर ये ऊंचाई 1000 मीटर की है और वहां पर आपको पहुंचाना है। तो आप जानते हैं यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आपका गति का जो तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर आप क्या करेंगे? v का मान 0 रखेंगे u, और यहाँ g चूंकि आप विपरीत दिशा में करें तो यहाँ माइनस gh, और u स्क्वायर यहाँ पर है 2 गुणे g का मान 10 और यहाँ पर 1000, यहाँ पर u स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 20000। अब 20000 का अंडर रूट मान निकालेंगे तो u बराबर अंडर रूट 20000। ठीक है, 20000 इन द सेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा u बराबर 100 इंटू √2, और √2 का मान आता है 1.414। ठीक है, यानी यहां से अगर डायरेक्ट गुणा करें तो 141.4 मीटर पर सेकेंड का वेग होगा, यानी 141, यानी आपका ऑप्शन जो है पहला 140 लगभग सही है, क्योंकि लगभग में 150 कह नहीं सकते, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चों आपने आज पूरे 32 क्वेश्चन देख लिए, और ये आपके गति लेसन 3 का आज लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं।